नेक्स्ट यूनिट है अपनी कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सबसे पहले कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अ कॉन्ट्रैक्ट विच existence is dependent upon future uncertain event upon happening or non-happening of future uncertain event। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को ये डेफिनेशन सुन के वेजरिंग एग्रीमेंट की याद आ रही होगी बेटा। वेजरिंग एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता, वेजरिंग एग्रीमेंट में मनी और मनी वर्थ पेबल होती है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, यहां पर फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट की डिटर्मिनेशन पर, उसके होने या ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे कहा कि सर मुझे 1000 यूनिट चाहिए। मैं कहता हूं सर 1000 यूनिट तो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मार्केट में रॉ मटेरियल ही नहीं है। अगर अगले हफ्ते तक रॉ मटेरियल आ गया, अगर अगले हफ्ते तक रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको नेक्स्ट 15 डेज में 1000 यूनिट बनाकर दे दूंगा। तो मैं आपको 1000 यूनिट जो बनाकर दूंगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको 1000 यूनिट बनाकर दे दूंगा, ये रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या नहीं होगा, नॉट श्योर। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक हफ्ते बाद रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया तो वो क्या 1000 यूनिट आपको फ्री में देगा? फ्री में नहीं देगा, 1000 यूनिट देके पैसे लेगा। तो जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल अगले हफ्ते अवेलेबल होगा या नहीं होगा। ये होते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कुछ खास बातें यानी कि इस इवेंट की हम बात करें तो नंबर 1, ये इवेंट कोलेट्रल होनी चाहिए। कोलेट्रल का मतलब क्या है? जिसका कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना होना चाहिए। कोलेट्रल टू कॉन्ट्रैक्ट। रॉ मटेरियल आएगा तभी तो फिनिश गुड्स बनेगी ना बेटा। दैट इज नॉट मेयर विल ऑफ पार्टी। ये पार्टी की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि सर मुझे मैं आपके यहां पर जॉब करना चाहता हूं। मैं कहता हूं सैलरी कितनी लोगे? आप कहते हो सर देख लेना कितनी दोगे। मैं ठीक है, मैं फिर तेरे काम के हिसाब से तुझे सैलरी दे दूंगा। अगर मुझे तेरा काम पसंद आया तो मैं तुझे 10,000 रुपए दे दूंगा। अगर मुझे पसंद आया तो अगर मुझे पसंद आया तो ये अनसर्टेन इवेंट थोड़ी है बेटा। मुझे पसंद आया तो मतलब मेरी चलेगी ना, तो मेरे मूड पर तो मेरा कंट्रोल है ना। एक महीने बाद आप आते हो, आप कहते हो बाबूजी सैलरी, मैं कहता हूं मुझे तेरा काम पसंद नहीं आया। ठीक है, तो ये मेयर विल नहीं होनी चाहिए। इवेंट जो है नोट दी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैं आपको कोई गुड्स देता हूं तो आप मुझे पैसे दोगे, तो क्या ये कहा जाएगा कि आप मुझे पैसे कब दोगे? अगर मैंने आपको गुड्स सप्लाई की तो बेटा ये तो परफॉर्मेंस है। मैं गुड्स दूंगा तभी तो आप पैसे दोगे। ये कंटीजेंसी थोड़ी है कि मैं आपको पैसे दूंगा अगर आपने मुझे गुड्स दी तो, अगर आपने मुझे गुड्स नहीं दी तो पैसे नहीं दूंगा। तो बेटा परफॉर्मेंस है, ये कंटीजेंट इवेंट नहीं है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको गुड्स दी तो आप मुझे पैसे दोगे। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी इवेंट की। ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, ध्यान रखना। नोट वेजरिंग। वेजरिंग एग्रीमेंट अलग होते बेटा, ये तो अलाउड ही नहीं होते ना वेजरिंग एग्रीमेंट। नोट वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट तो वॉइड होते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो अलाउड होते हैं। क्लियर है? तो आपके इसमें डिफरेंस भी दे रखा है, वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, बताओ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? क्वासी मतलब इनकम्प्लीट, यानी कि नॉर्मली हमने क्या पढ़ा सेक्शन 10 में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा कि एक ऑफर होता है, फिर उसकी क्या होती है? एक्सेप्टेंस होती है। ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो ये क्या कहलाता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ जब होता है तो ये क्या कहलाता है?
कॉन्ट्रैक्ट, यही पढ़ा था ना यूनिट 1 में। बट बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ना ऑफर होगा ना एक्सेप्टेंस होगा, फिर भी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होगा, यानी कि इसे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। कोई एग्रीमेंट नहीं है, आप दोनों पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई ऑफर नहीं हुआ, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, बट फिर भी लॉ कहता है इसे एनफोर्सेबल मान लिया जाएगा और इसे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। इसे कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिन फेरे हम तेरे। ठीक, इसमें क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट का मतलब अनजस्टिफाइड, अनफेयर। एनरिचमेंट का मतलब होता है बेनिफिट लेना। तो अगर आपने किसी का बेनिफिट लिया है, किसी से कोई फायदा लिया है, तो इट विल बी वेरी अनफेयर कि आप उसको पे ना करो। यहां पर हम कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कवर होते हैं। सबसे पहला आता है क्लेम फॉर नेसेसिटीज, क्लेम फॉर नेसेसरीज। अब मान लीजिए कोई माइनर है बेटा, माइनर को हम कोई नेसेसिटीज सप्लाई करते हैं, माइनर क्या कॉम्पिटेंट टू डू कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है, सेक्शन 10 में क्लियरली लिखा हुआ है, बट फिर भी उसको नेसेसिटीज जो सप्लाई की जाती है उसके लिए उसे एनफोर्स किया जा सकता है। मैं इसका और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक आदमी जो है वो रोड की साइड में बेहोश पड़ा है, आपने गाड़ी रोक के देखा यार इसका एक्सीडेंट होगा, बेहोश पड़ा है और बच सकता है, आपने उसको गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गए। जब तक वो होश में नहीं आएगा उसके लिए दवाई लाना, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, उसकी पर्ची कटवाना, ये सारा काम आपने किया। बाद में 3 दिन बाद उसको होश में आ गया, वो हॉस्पिटल का टोटल बिल 25,000 बना, क्या वो उसको देने के लिए लाइबल है 25,000 का बिल? बिल्कुल। क्या वो ये मना नहीं कर सकता भाई साहब मैंने कब कॉन्ट्रैक्ट किया था आपके साथ कि मेरा इलाज करवा दो, बाद में 25,000 रुपए दूंगा? क्योंकि आप उस पोजीशन में थे ही नहीं, आप बेहोश थे, आप उस पोजीशन में नहीं थे कि आप कोई एक्सेप्टेंस दे पाओ, आप तो होश में नहीं थे ना। तो ये तो नेसेसिटी थी, नहीं तो मर जाता भाई बंदा। तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एम्बुलेंस वाले उसको उठा के हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल वाले उसका इलाज करते हैं, तो बाद में वो ये कह के बच नहीं सकता कि मैंने कब कहा था मेरा इलाज करते। मर जाने देते मुझे, इस जालिम समाज में मुझे नहीं रहना, अभी नहीं रहना, दोबारा जाके मर जा, बट ये पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्लेम फॉर नेसेसिटीज में आएगा। ठीक है, क्लेम फॉर नेसेसिटीज टू इनकैपेबल पर्सन, पर्सन कैपेबल नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, भाई अनसाउंड माइंड का है तो खाना तो खाएगा, इलाज तो उसका भी होगा ना बेटा, बीमार है जो भी है। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। आपने बिल्डिंग किराए पे ली, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो बता देता हूं। टेनेंट ने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, म्यूनिसिपैलिटी वाले आ गए और उसको कहा कि बिल्डिंग हम सील करने आए हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग के मालिक के ऊपर काफी टाइम से टैक्स एरियर में है, टैक्स पेंडिंग है और वो नोटिस पे रिप्लाई नहीं दे रहा, टैक्स पे नहीं कर रहा, तो हमें बिल्डिंग सीज करने आए हैं। टेनेंट कहता है अगर आप ये बिल्डिंग सीज कर दोगे तो भैया मैं अपना काम कैसे चलाऊंगा? तो टेनेंट हैड टू पे, कंपेल टू पे, ये कंपेल हो गया, कंपेल टू पे टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड। अब बताओ, अब ये क्यों पे कर रहा है? नहीं, ये टैक्स किसका है? लैंडलॉर्ड का है, बट इसे क्यों पे करना पड़ रहा है? ये क्यों इंटरेस्टेड है इस टैक्स को पे करने में? नहीं तो बिल्डिंग खाली करवा लेंगे और मैं कहां काम धंधा करूंगा भाई, ये तो बिल्डिंग मैं, मेरा सामान पड़ा है यहां पर। तो यहां पर टेनेंट कैन रिकवर या डिडक्ट द टैक्स या अमाउंट फ्रॉम रेंट टू बी पेड। जो रेंट मुझे पे करना है मैं उसमें से काट के पेमेंट दूंगा। लैंडलॉर्ड ये नहीं कह सकता, अपने बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि आप मेरे बिहाफ पर टैक्स पे कर देना और बाद में उसको रेंट में से डिडक्ट कर देना, ये इंप्लाइड है बेटा। आपके ये टैक्स आपका था, आपको पे करना था, आपके बिहाफ पर मुझे पे करना पड़ा, इसलिए मैं डिडक्ट कर रहा हूं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है इसमें बेटा। उसके बाद आता है ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन बाय पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेच्युअस एक्ट, obligation to pay,
to pay by person who enjoyed the benefits of non-gratuitous act. ये वाला एग्जांपल मैंने किस में दिया था? पिज्जा वाले में। आपके घर पे पिज्जा आ गया, आपने तो ऑर्डर नहीं किया था, मतलब वो पिज्जा रोंगली आपके घर पे डिलीवर हुआ है। अगर आपने ये पिज्जा कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। बाद में आप ये नहीं कह के बच सकते कि भैया हमने तो पिज्जा मंगवाया नहीं था, आप देके क्यों गए? भाई मुझसे गलती हो गई, आप पिज्जा एक्सेप्ट ना करते। आपको अगर डाउट था कि मुझे लगा कि मेरे पापा ने भिजवाया होगा, मेरे बड़े भाई ने भिजवाया होगा, तो आप कंफर्म कर लेते, ठीक है ना। बट अगर आपने पिज्जा खा लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद में यहां पर इसका एग्जांपल आप याद रखना, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ पिज्जा। सर एक बात बताइए, अगर मैंने पिज्जा कंज्यूम नहीं किया, मैंने रख लिया ये कंफर्म करने के लिए, भाई क्या पता किसने मंगवाया हो, बाद में पता लगा नहीं हमने ऑर्डर नहीं किया था, गलती से आ गया। 2 घंटे बाद अगर पिज्जा डिलीवरी वाला आता है और कहता हूँ पिज्जा, और आप कहते हो ये पड़ा ले जा, तो क्या वो आपसे लॉस क्लेम कर सकता है कि भाई ये तो ठंडा हो गया? तो भाई ठंडा हो गया तो मैं क्या करूं, मैंने तो खाया भी नहीं। मैं बाउंड कब हूं? जब मैं बेनिफिट लूं, मैं इसको कंज्यूम करूं। मैंने तो कंज्यूम ही नहीं किया, तो अब आप पैसे पे करने के लाइबल नहीं हो। रॉन्ग डिलीवरी ऑफ पिज्जा एंड कंज्यूम्ड बाय कस्टम पर्सन। यूनिट 1 में भी इसका एग्जांपल दे रखा है कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे उतरे, आपके पास काफी सामान था, एक कुली आया ड्रेस के अंदर, वो आपका सामान उठा रहा है और आप उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे। तो देखो, कुली की सर्विस का बेनिफिट आपने लिया ना, या तो आप उसको ऑब्जेक्ट करके रोक लेते, आपने बुलाया नहीं कुली को, बट आप रोक भी नहीं रहे हो, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। काइंड ऑफ राइट ऑफ एस्टोपल ना, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल ना, हाँ काइंड ऑफ। उसके बाद आता है फाइंडर ऑफ द गुड्स। फाइंडर ऑफ द गुड्स, हाँ फाइंडर ऑफ द गुड्स, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट ये वाला टॉपिक है ना, बेलमेंट के साथ ज्यादा अच्छा समझ में आता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन जाता है ये, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अगर आपकी कोई चीज चोरी हो गई है और किसी को मिल गई है, तो ट्रू ओनर इज बाउंड, ट्रू ओनर इज बाउंड लाइक बेलर, तो आपको बेलर की तरह लाइबल किया जाएगा टू पे द expenses incurred by finder on the preservation of goods, गुड्स को प्रिजर्व करने में जो खर्चा लगा, एंड फाइंडिंग द ट्रू ओनर, और ट्रू ओनर को ढूंढने में कोई खर्चा अगर लगा है, तो ये सारा खर्चा फाइंडर आपसे क्लेम कर सकता है, और आप बाउंड हो लाइक अ बेलर, ये मानना जाएगा कि आपने अपनी गुड्स सेफ कस्टडी के लिए उसके पास रखी थी। तो अगर हम किसी के पास अपनी गुड्स रख के जाते हैं, तो उस गुड्स के कस्टडी चार्जेस उसे पे करने पड़ते, तो आपको पे करना पड़ेगा बेटा। ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट माना जाएगा फाइंडर के केस में। अगर आपने पे नहीं किया तो क्या होगा, ये हम अभी बेलमेंट वाले टॉपिक में क्लियर कर देंगे। उसके बाद मनी पेड बाय मिस्टेक और कोर्शन, लास्ट है मनी पेड बाय मिस्टेक। आपको अपने दोस्त को पैसा पे करना था, आपने उसे गूगल पे कर दिया, गलती से मोबाइल की एक डिजिट आगे पीछे होगी, जिसकी वजह से अमाउंट जो है गलती से किसी और को चली गई, तो भैया आप उससे वो अमाउंट क्लेम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि गलती से आपने उसे पैसा दे दिया है। और कोर्शन, ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये बड़ा अच्छा दे रखा है एग्जांपल बुक के अंदर, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। आप बिना टिकट के एक ट्रेन में चढ़ गए, दिल्ली से मुंबई जाना था, आप बिना टिकट के चढ़ गए ट्रेन में, आपने सोचा कुछ आज कुछ तूफानी करते हैं। रस्ते में जैसे ट्रेन अहमदाबाद के आसपास पहुंची, टीटी ने, यानी कि टिकट चेकर ने, टीसी ने बेसिकली आपकी टिकट चेक कर ली, आपके पास तो टिकट थी नहीं, ठीक है, बताओ क्या होगा। अब टीटी कहता है कि भैया 10,000 रुपए दो, नहीं तो तुमको यहीं उतारेंगे रास्ते में। अब आप देखते हो अहमदाबाद के भी प्रॉपर स्टेशन पे गाड़ी नहीं है, किसी घने जंगल में गाड़ी है, तो आप क्या करोगे बताओ। आप मजबूर हो उसको 10,000 रुपए पे करने के लिए, अगर आपने उसको 10,000 रुपए पे नहीं किए तो आपको वहीं उतार देगा।
जंगल के अंदर विद फैमिली, सपोज करो आप फैमिली के साथ थे, जबकि रियल में जो टिकट, अगर आपके पास टिकट नहीं है, बिना टिकट के आप सफर करते हो, तो मैक्सिमम क्या होता है कि जहां से आप जा रहे थे, दिल्ली से आप कहां जा रहे हो, मुंबई, वहां तक की टिकट का खर्चा प्लस में कुछ अमाउंट ऑफ पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है। बट देखो, दिल्ली से मुंबई तक का ट्रेन का खर्चा मान लीजिए 1500 रुपये टिकट का खर्चा है, और आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, मान लीजिए 2 बंदे थे आप या 3 बंदे थे, तो टिकट का खर्चा कितना बनता है? 4500 रुपये बनता है, और वो कितने मांग रहा है? डबल से भी ज्यादा। आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तो आपको आपको थ्रेट किया गया कि मैं आपको यहीं उतार दूंगा, और थ्रेट करके अगर किसी से कोई काम करवाता तो क्या कहलाता है? कोर्शन। किसी कंसेंट लेते तो क्या कहलाता है? कोर्शन। तो आपने उसे 10,000 रुपये पे कर दिए टीसी को, बाद में आप कोर्ट में केस करके क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा अमाउंट उससे रिकवर कर सकते हो, ठीक है ना? ये जस्टिफाइड नहीं था कि आप किसी को धमका के उससे पैसा ले रहे हो। तो ये मनी पेड बाय कोर्शियन का एग्जांपल है, ठीक है? टिकट के आप विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे थे, जितना फाइन बनता है उससे कहीं ज्यादा उसने आपसे फाइन क्लेम कर लिया, तो ये गलत होगा, ये उसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। इस यूनिट में बस इतना ही था बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली यूनिट पे, 7वीं यूनिट पे।